गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब को पढ़ा और उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक सफल प्रजातंत्र के लिए, किस प्रकार एक सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें हैं और कौन कौन सी बातें उन्होंने इस अपने भाषण के अंदर बताया है। कल अपन ने पढ़ा कि जिस प्रकार एक कानून और शासन है सभी के लिए समान होना चाहिए, कानून और शासन सभी के लिए समान होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब ने, कल अपन ने पढ़ाया लास्ट में, उन्होंने बताया कि एक लाइसेंस लेने के लिए दो प्रकार के आदमी जाते हैं मिनिस्टर के पास। उनमें से एक आदमी जो उसकी पार्टी का होता है और दूसरा आदमी विपक्ष की पार्टी का होता है, दूसरा आदमी विपक्ष की पार्टी का होता है। और वह क्या है कि मिनिस्टर अपनी पार्टी के आदमी को लाइसेंस दे देता है, जबकि विपक्ष की पार्टी के आदमी को लाइसेंस नहीं देता। लेकिन लाइसेंस लेने के लिए दोनों ही आदमी पात्र हैं, उस लाइसेंस को लेने के लिए दोनों ही आदमी क्या हैं, पात्र हैं। और वह मिनिस्टर उन्हें लाइसेंस अपनी पार्टी के आदमी को दे देता है, दूसरी पार्टी के आदमी को लाइसेंस नहीं देता है। तो ये शासन के अंदर क्या हो गया, भेदभाव हो गया। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि शासन के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार कानून सभी के लिए समान है, उसी प्रकार शासन, प्रजातंत्र सभी के लिए क्या होना चाहिए, लोकतंत्र सभी के लिए समान होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। यहां पर उन्होंने दो देशों के उदाहरण भी बताए। एक इंग्लैंड का बताया कि वहां पर जो विपक्ष की पार्टी का नेता होता है, विपक्ष की पार्टी का नेता होता है, उसे भी उसी समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और उसके लिए एक अलग से कमरा निश्चित होता है। और जो गवर्नमेंट है अपने सरकारी खजाने से उसे पैसे देती है। जिस प्रकार मिनिस्टर को पैसे मिलते हैं, जिस प्रकार एक मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को पैसे मिलते हैं, उसी प्रकार वहां पर विपक्ष के आदमी को भी उसी समान वेतन मिलता है। और विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। एक प्रजातंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो वह जो शासन तंत्र है वह अच्छे से काम नहीं करेगा। विपक्ष है जो कि उसकी गलतियों पर अंगुली उठाता है, उसकी गलतियों की ओर इशारा करता है कि भाई साहब आपने यहाँ पर गलती कर दी। विपक्ष है जो उनकी गलतियों पर अंगुली उठाता है और जो शासन तंत्र है, जो शासन चला रहा है, जो पक्ष की सरकार है, वो उन गलतियों को क्या है, उन गलतियों को देखती है और उनका निस्तारण करती है। इसी प्रकार यहाँ पर कवि ने आगे क्या बताया है कि शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें और देखेंगे कि ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि यह पार्टी का आदमी, यह आगे बढ़कर यह भी कहता है यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहां से आपका तबादला अन्यत्र यानी दूसरी जगह करवा दूंगा। अब यह तो बात हो गई लाइसेंस की। लाइसेंस की बात से आगे बाबा साहब ने दूसरी क्या बात बताई है? बाबा साहब ने दूसरी बात बताई है कि मान लीजिए कि किसी पार्टी के कोई सदस्य ने अपराध कर दिए है, और
उस पार्टी का जो एक मुख्य आदमी है वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है और बोलता है कि आपको इसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाना है, आपको इसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि यह हमारी पार्टी का आदमी है और यह आगे चलकर आगे जाकर हमारे काम आएगा। यह आदमी आगे जाकर हमारे काम आएगा, इसलिए आपको इस पर मुकदमा नहीं चलाना है। अगर फिर भी आप नहीं माने, आपने मुकदमा चलाया, तो मैं इसकी सूचना किसे दे दूंगा? मिनिस्टर को दे दूंगा। और मिनिस्टर क्या करेगा? मिनिस्टर आपका तबादला दूसरी जगह कर देगा। तो आपको भी परेशानी होगी और हमारे जो पार्टी का आदमी है इसे भी परेशानी होगी, इसलिए आपको इस पर मुकदमा नहीं चलाना है। अगर मिनिस्टर ने आपका तबादला यानी आपका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह कर दिया तो आपको और ज्यादा परेशानी होगी। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। किसी समय अमेरिका में भी यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती है तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकाल बाहर किया जाता था। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को क्या कर दिया? बदल दिया। अब कवि क्या कह रहे यहाँ पर, जो बाबा साहब हैं वो कह रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं कि अमेरिका का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वहां पर भी इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी कि जिस पार्टी का शासन होता उसी पार्टी के कर्मचारी होते, जिस पार्टी का शासन होता उसी पार्टी के कर्मचारी होते। और जब शासन 4 साल बाद 5 साल बाद चेंज होता तो पहले वाले आदमियों को तो घर भेज दिया जाता था और दूसरी जो पार्टी आती थी वह अपने चहेते आदमियों को रखती थी। इस प्रकार शासन के अंदर अव्यवस्था पैदा हो गई और एक अलग प्रकार की व्यवस्था पनपने लग गई। इस व्यवस्था को जब अमेरिका के लोगों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है और उन्होंने इस पद्धति को बदलने का सोचा। यहाँ अमेरिका में क्या होता था कि छोटे जो नीचे से चलते हैं अपन, ऊपर के तो अफसर अलग है, जो नीचे के क्लर्क और चपरासी उनको भी चेंज कर दिया जाता था। गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ जब गवर्नमेंट चेंज होती तो उनको भी क्या कर दिया जाता था? चेंज कर दिया जाता था। और नए चपरासी क्लर्क ऊपर के जितने भी सेक्रेटरी वगैरह वो सारे ही चेंज होते थे, पहले वालों को घर भेज दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था को जब अमेरिका के लोगों ने देखा, सोचा समझा तो उन्होंने जाना कि ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसी व्यवस्था से अव्यवस्था पैदा होती है। और उन्होंने इस व्यवस्था को सोच लिया कि यह प्रजातंत्र जो लोगों का शासन है, लोकतंत्र है, उसके लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है। और उन्होंने इस पद्धति को क्या कर दिया? बदल दिया। ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, वह सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यह प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप में एक अनुभव याद आ रहा है।
जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वायसराय के नाम दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है। स्ट्रीट यानी सड़क या कोई न कोई क्लब है जो वायसराय बनता था। वायसराय होता था इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि और भारत में शासन चलाता था। शासन की बागडोर वायसराय के हाथ में होती थी। जिस प्रकार अब प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम था, तो वहां का जो राजा है उसका प्रतिनिधि यहाँ पर शासन करता था और उस प्रतिनिधि को वायसराय के नाम से बुलाया जाता था। उस वायसराय के नाम यहाँ पर शासन चलता था और वायसराय जितने भी हुए उनके नाम पर कोई न कोई सड़क या क्लब जरूर हुआ है। ऐसे एक ही वायसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट यानी सड़क और कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उस गवर्नर जनरल या वायसराय का क्या नाम है? लॉर्ड लिनलिथगो। इस वायसराय के नाम पर कोई सड़क या कोई क्लब नहीं है। बाकी जितने भी वायसराय हुए उनके नाम पर कोई न कोई सड़क या कोई न कोई क्लब जरूर है। उनका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। किनका? गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था वो बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर जी का क्या था? मित्र था। उनका मित्र था। उस समय जब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था, यहाँ पर यह बात कह रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि उस समय जब लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे? भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देख रेख में हो रहे थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था। मेरे पास यानी भीमराव अंबेडकर के पास। किनके पास था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और वही उसके अंदर बहुत सारा काम उनकी देखरेख के अंदर हो रहा था। लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय कब बने? यह बात कब की है? लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय बने 1936 के अंदर, और 1943 तक वह भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल रहे। 1936 से 1943 तक भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। यह बात है उसी समय की है कि उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उनके अंबेडकर के पास आता है कि साहब हमारे यही एक वायसराय ऐसे हैं जिनके नाम कोई स्ट्रीट या कोई क्लब नहीं है। किनके नाम? लॉर्ड लिनलिथगो के नाम। जो मेरी ही देखरेख में हो रहे थे वह आया और धीरे से उसने मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह पूरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं? भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो उनके पास आता है। किनके पास? भीमराव अंबेडकर के पास, और कहता है कि मेरे प्रिय डॉक्टर, कि यार मेरे प्यारे मित्र डॉक्टर भीमराव, आपको लॉर्ड लिनलिथगो के नाम, आप क्या है, आप पब्लिक डिपार्टमेंट में इतना काम कर रहे हैं, इतने कामों की आप देख रेख कर रहे हैं, यार एक मेरा मित्र तू इतना काम नहीं कर सकता कि लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी भी संस्था का नामकरण या किसी भी गली का नामकरण, किसी भी सड़क का नामकरण नहीं कर सकता है क्या? यार यह बात मुझे बहुत ज्यादा खटकती है। यह बात कौन बोल रहा है? यह बात बोल रहा है वायसराय का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, वह बोल रहा है अंबेडकर को कि यह बात मुझे बहुत खटकती है, कि यह जो बात है मुझे बहुत ज्यादा खटकती है कि इस वायसराय के नाम पर कुछ नहीं बना है, कि इस वायसराय लिनलिथगो के नाम पर कुछ नहीं बना है। तो यार आप ऐसा नहीं कर सकते क्या
कि इनके नाम से कोई संस्था है या कोई गली सड़क कुछ नहीं बना सकते क्या? अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं? अंबेडकर साहब कह रहे हैं, मैंने कहा मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. प्रायर था, जो एक यूरोपियन था, कहा, प्रायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे यह बात कही है। अब अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर ने वायसराय के सेक्रेटरी को कहा कि मैं विचार करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं विचार करूंगा उनके नाम पर किसी संस्था या क्लब का या किसी स्ट्रीट का नामकरण करने का, कि आप निश्चित रहे, मैं विचार करूंगा। और उस समय अंबेडकर क्या सोच रहे थे? अंबेडकर जमुना यानी यमुना नदी पर एक बांध बनाने की सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे? कि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या हो जाती है। तो बांध बनाने से क्या है कि दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या नहीं रहेगी, पानी का कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, अंबेडकर का जो सेक्रेटरी था H.C. प्रायर, जो कि एक यूरोपियन था, उन्होंने कहा कि प्रायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझसे ये बात कही है, क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हमें कुछ करना चाहिए? क्या तुम समझते हो कि इसके संबंध में हम कुछ कर सकते हैं या हमें कुछ करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है। लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना। उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया? उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि महोदय, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि किसी वायसराय के नाम हमें कोई बांध नहीं बनाना चाहिए, ना ही कोई सड़क या कोई गली का नाम किसी वायसराय के नाम पर हमें देना चाहिए। तो अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि आज के समय में कोई मिनिस्टर यह बात कह दे तो उसका सेक्रेटरी उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि सबको डर सताता है। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है, वह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूं जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार रहें, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थि पंजर मात्र है। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही हैं, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता कौन था? वाशिंगटन था। उस समय उनका नेता था वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। यह कहने से कि वाशिंगटन उनका नेता था,
अमेरिकी जीवन में जो उनका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता। वाशिंगटन उनका देवता था, वाशिंगटन उनका भगवान था। वाशिंगटन उनका क्या था? देवता। वाशिंगटन उनका क्या था? भगवान था। वाशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उनका चरित्र, जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ? उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि वाशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध ही चुना जाता, लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसका क्या उत्तर था? उनका उत्तर था, प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने यह विधान इसलिए बनाया है कि कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते। हम कोई भी वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते। हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे तो मेरी ही पूजा करने लगेंगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं, तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है? उसने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हों, लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अतः लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने मना मान लिया, लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने आए तो उन्होंने धत्ता बता दिया। इसका क्या अर्थ है? जब अम्बेडकर कह रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि मुझे याद है कि 13 अमेरिका के अंदर 13 उपनिवेश थे। पहले 13 उपनिवेश थे, अभी 50 राज्य है अमेरिका के अंदर। पहले 13 राज्य थे। 13 राज्यों से अमेरिका बना था। उन्होंने वाशिंगटन के नेतृत्व में, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, जो उनका पहला राष्ट्रपति बना, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना, उसके नेतृत्व में उन्होंने बगावत की। उन 13 राज्यों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्या की? बगावत की। और किसके प्रति? इंग्लैंड के राजा के प्रति बगावत की और खुद को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। अब जो जॉर्ज वाशिंगटन थे वो अमेरिका के लोगों के लिए भगवान से भी बढ़कर थे, भगवान के बराबर थे। अमेरिका के लोग उन्हें भगवान के समान मानते थे, भगवान के समान उन्हें पूजते थे। पहले राष्ट्रपति बने। जब राष्ट्रपति की अवधि समाप्त हो गई तो वो लोग वापस से जॉर्ज वाशिंगटन के पास आते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनना है, आपको प्रेसिडेंट बनना है। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने उन्हें मना कर दिया। मना क्यों किया? जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि हम जिस परंपरा को खत्म करना चाहते हैं, जिस परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं, और जिस परंपरा को हमने समाप्त किया है, इंग्लैंड के राजा की परंपरा को हमने अपने देश में समाप्त किया है, हम वापस उसे नहीं लाना चाहते। कि जिस प्रकार इंग्लैंड का राजा है वो क्या है? परंपरागत है, वंशानुगत है। राजा मर गया, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, ये क्या है? वंशानुगत है। हम अमेरिका में ऐसा वंशानुगत नहीं चाहते। जॉर्ज वाशिंगटन चाहते तो 10 बार भी प्रेसिडेंट बन सकते थे। वो इसलिए ही नहीं बने कि अगर मैं 2-4 बार बन जाऊंगा तो लोग क्या है? मेरी ही पूजा करने लग जाएंगे, जिस प्रकार इंग्लैंड के राजा की करते हैं।
इंग्लैंड के राजा को मानते हैं, उसी प्रकार मेरी भी पूजा करने लग जाएंगे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा आग्रह किया कि नहीं साहब, आपको एक बार तो बनना ही पड़ेगा, एक बार और बन जाओ। तो अमेरिका के अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं। तीसरी बार लोग उनके पास आते हैं तो वो उनको भगा देते हैं। तीसरी बार लोग उनके पास आते हैं तो उन्हें धुतकार देते हैं, भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? कि वो वंशानुगत नहीं चाहते। और आज अमेरिका के अंदर क्या धारणा बन गई है? आज अमेरिका के अंदर धारणा बन गई है कि एक आदमी 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 2 ही बार बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके बाद में वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यह उनका संविधान ही बन गया, एक तरह का विधान ही बन गया। इस तरह की परंपरा भीमराव अंबेडकर हमारे देश में चाहते थे और उन्होंने प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए इस प्रकार से अनेक उदाहरण उन्होंने दिए। ओके, थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे कल के क्लास में। आज अपन ने जितना पढ़ा है आपको एक बार फिर रिपीट करना है। थैंक यू।